सम्राट मैक्रिनस ऑनरेलियस की मृत्यु के 16 साल बाद रोम को भ्रष्ट जुड़वां सम्राट गेटा और कैराकल्ला चला रहे हैं। ऑनरेलियस का एक आदर्श रोम का सपना टूट चुका है, क्योंकि जुड़वां सम्राटों की आक्रामकता साम्राज्य में फैल रही है और धीरे धीरे इसे गिरा रही है, इसलिए महान शहर का पतन अनिवार्य है। उत्तरी अफ्रीकी राज्य न्यूमिडिया में हन्नो अपनी पत्नी अरिशेट के साथ शांतिपूर्ण जीवन जीता है। हालांकि शांति तब बाधित हो जाती है जब सायरन रोमन सेना के आक्रमण की घोषणा करते हैं। शहर से धुआं उठता देख हन्नो और अरिशेट अपनी कवच पहनते हैं और अपने नेता जुगुर्था को रक्षा योजना बनाते हुए सुनने के लिए बाकी नागरिकों के साथ शामिल होते हैं। युद्ध के लिए निकलने से पहले हन्नो और अरिशेट अंगूठियों का आदान प्रदान करते हैं और एक दूसरे का ख्याल रखने का वादा करते हैं। यह जोड़ा दीवार पर टीम के साथ शामिल होता है और हन्नो एक प्रेरणादायक भाषण देता है। जल्द ही जनरल अकासियस के नेतृत्व में रोमन जहाज किनारे पर दिखाई देते हैं, इसलिए नुमिडियाई अपनी गुलेल और धनुष से आग खोलते हैं। जहाजों को भारी नुकसान होता है। हालांकि अकासियस अपने आदमियों को आगे बढ़ते रहने का आदेश देते हैं, जबकि वे अपनी गुलेल और तीरंदाजों के साथ जवाबी हमला करते हैं। दोनों पक्षों में आग फैल जाती है और कुछ ही मिनटों में कई लोग मारे जाते हैं। जैसे ही जहाज किले तक पहुंचते हैं, रोमन सेना कुछ प्लेटफॉर्म नीचे करती है और आक्रमण करती है। अकासियस नेतृत्व करते रहते हैं, क्योंकि वह बिना दया के एक के बाद एक सैनिक को अपनी तलवार से गिराते जाते हैं। हैनो भी अपनी तरफ से वही करते हैं, रोमन सैनिकों को प्रभावशाली गति से मारते हैं। जैसे ही रोमन अपनी ढालों की ताकत के साथ किले में घुसते हैं, अरिशेट ऊपर से अपने तीर चलाती है, तलवारबाजों को कवर प्रदान करती है। जब अकासियस उन्हें देखते हैं तो वह अपने तीरंदाजों को जवाबी हमला करने का आदेश देते हैं और अरिशेट को गोली मार दी जाती है। हैनो भय में देखते हैं कि कैसे उसका शरीर समुद्र में गिरता है और एक रोमन उसे पीछे से मारता है, जिससे वह भी गिर जाता है। बेहोशी की हालत में हैनो देखता है कि पौराणिक नाविक अरिशेट को परलोक में ले जा रहा है। वह उसका नाम पुकारते हुए बेताबी से उसके पीछे दौड़ने की कोशिश करता है, लेकिन उसी क्षण उसका शरीर सतह पर आता है और वह जाग जाता है। पास में वह अपनी पत्नी का मृत शरीर पाता है, इसलिए वह रोता है जब वह उसके सीने से तीर निकालता है, इससे पहले कि रोमन उसे पकड़ लें। इसके बाद अकाटियस शहर को रोम के लिए दावा करता है, जबकि उसके लोग शवों को जलाते हैं। सभी नागरिकों, जिनमें हैनो भी शामिल है, के शरीर पर जलते हुए निशान लगाए जाते हैं, जो उन्हें गुलाम के रूप में चिन्हित करते हैं। इसके बाद गुलामों को जहाजों में रोम भेजा जाता है। यात्रा में हैनो देखता है कि जुगुर्था घायल है, उसकी पट्टी बांधने में मदद करता है। जुगुर्था सोचता है कि उसके पास समय नहीं है और उसे वह दिन याद है जब हैनो रेगिस्तान में खोया बच्चा मिला। ये हैनो के मन में एक स्मृति को जगाता है। वह एक अच्छे परिवार के साथ रहने वाला बच्चा था, लेकिन जब रोमनों ने उसके घर पर हमला किया तो उसकी मां ने उसे दूर भेज दिया। आखिरकार जहाज ऑस्ट्रिया रोम के बंदरगाह पर पहुंचते हैं। अकाटियस को एक नायक के रूप में स्वागत किया जाता है और जुड़वां सम्राट उसे लॉरेल से ताज पहनाते हैं। वह युद्ध से विराम लेकर अपनी पत्नी के साथ समय बिताने की मांग करता है, लेकिन जुड़वां सम्राट घोषणा करते हैं कि वे अगली बार फारस और भारत पर आक्रमण करेंगे। गुलामों को रोम के बाहरी इलाके में एंटियम ले जाया जाता है, जहां मैक्रिनस ग्लैडिएटर प्रशिक्षण की देखरेख करता है। जुगुर्था, हैनो और कुछ अन्य गुलामों को एक अभ्यास अखाड़े में छोड़ा जाता है, जहाँ उन्हें जंगली बंदरों के एक समूह से लड़ना होता है। छिपे हुए सैनिक बंदरों पर तीर चलाते हैं ताकि वे और अधिक हिंसक हो जाएं, और जल्द ही ये जानवर गुलामों पर कूदकर उन्हें अपने दांतों से मारने लगते हैं। जुगुर्था लड़ने से इनकार कर देता है और अंत का इंतजार करते हुए अपने घुटनों पर गिर जाता है। हैनो उसे इन जीवों से बचाना चाहता है, लेकिन बहुत देर हो चुकी होती है और जुगुर्था मर जाता है। जब बंदर हैनो पर हमला करता है तो वह अपनी जंजीरों को उसके मुंह में डालकर और उसकी टांग को काटकर उसे रोक देता है। फिर वह अपनी जंजीरों से बंदर का गला घोंटकर उसे मार देता है, जिससे मैक्रिनस प्रभावित होता है कि वह हैनो को खरीदने का फैसला करता है। हैनो और उसके दोस्तों को मैक्रिनस के बाकी गुलामों के साथ बैरक भेजा जाता है। हैनो का मजाक उड़ाते हुए बंदर की आवाजें निकालते गुलामों को खाना खिला दिया जाता है। उन्हें मैक्रिनस के पास ले जाया जाता है, वह नए भर्ती हुए लोगों का मूल्यांकन करे। हैनो बोलने से इनकार कर देता है। मैक्रिनस ग्लैडिएटर प्रशिक्षक विगो को उसे लड़ने का आदेश देता है। शुरुआत में ऐसा लगता है कि हैनो को नुकसान हो रहा है, लेकिन जल्द ही वह संभल जाता है और प्रभावशाली कौशल के साथ विगो को हराने के लिए पलटवार करता है। फिर हैनो को निजी कक्षों में भेजा जाता है, जहां मैक्रिनस समझाता है कि वह ग्लैडिएटर्स को उनके क्रोध के लिए चुनता है और हैनो में यह बहुत है। हैनो अंततः बोलता है और कहता है कि उसका लक्ष्य अकासियस को मारना है, और मैक्रिनस समझाता है कि वह इसे हासिल कर सकता है अगर वह रोम में पर्याप्त लड़ाइयां जीतता है। इस बीच अकासियस अपनी पत्नी लुसिला, जो पिछले सम्राट की बेटी है, से मिलता है। वह स्वीकार करता है कि वह जुड़वां सम्राटों की तानाशाही से थक चुका है, इसलिए वह और लुसिला सम्राटों के खिलाफ विद्रोह करने और रोम को फिर से महान बनाने की योजना बनाना शुरू करते हैं। कुछ समय बाद मैक्रिनस हैनो को शहर में एक पार्टी में ले जाता है, जिसे सीनेटर थ्रॉक्स ने आयोजित किया है। हैनो और थ्रॉक्स के एक दास को सम्राटों के सामने तलवारों से मरने तक लड़ने के लिए मजबूर किया जाता है। शुरुआत में हैनो हत्या करने से इनकार करता है और फर्नीचर का उपयोग करके दूसरे व्यक्ति पर हमला करता है, पर वह हार नहीं मानता, इसलिए हैनो उसे तलवार से मारता है। गेटा प्रभावित होता है और हैनो वर्जिल की द एनीड से नर्क के बारे में एक उद्धरण से जवाब देता है। वह सौभाग्य से सम्राटों को यह कविता मनोरंजक लगती है और वे हैनो को अखाड़े में देखने के लिए उत्सुक होते हैं। पार्टी के बाद मैक्रिनस हैनो को सम्राटों के सामने चतुराई दिखाने के लिए डांटता है और पूछता है कि उसने ऐसे शब्द कहां से सीखे।
उसके शहर में रोमन कैदी था, पर मैक्रिनस विश्वास नहीं करता। हैनो चौंकता है कि उसे लड़ाई के लिए 2 सिक्के दिए जाते हैं और वह जानता है कि ग्लैडिएटर अपनी स्वतंत्रता खरीदने के लिए पैसे बचा सकते हैं। उस रात छिपे कक्ष में लुसिला और अकाटियस कुछ सीनेटरों के साथ रोम को बचाने की अपनी योजनाओं को साझा करने के लिए मिलते हैं। अकाटियस समझाता है कि रोमन सेना उसके प्रति वफादार है और सीनेटर उसे समर्थन देने के लिए सहमत होते हैं। कुछ दिनों बाद हैनो और अन्य दासों को कोलोसियम में ग्लैडिएटर खेलों के लिए रोम लाया जाता है। वे वास्तुकला और मूर्तियों से प्रभावित होते हैं, लेकिन वे सड़कों पर सभी गरीब लोगों को भी देखते हैं। मैक्रिनस थ्रॉक्स से मिलता है और वे अपनी शर्तों को दोगुना करने के लिए सहमत होते हैं। कोलोसियम में सम्राट अकाटियस और लुसिला को मुख्य सीटों पर प्राप्त करते हैं और भीड़ जनरल का नाम पुकारती है। अकाटियस के कुछ शब्दों के बाद दास अखाड़े में प्रवेश करते हैं और ग्लैडिएटर चैंपियन ग्लिसियो गैंडे पर सवार होकर आता है। हैनो समूह के नेता के रूप में कार्य करता है और गैंडे के हमलों से बचने की रणनीति बनाता है। शुरुआत में सब कुछ ठीक चलता है, लेकिन जल्द ही एक दास गिरा दिया जाता है। घाव के कारण वह धीरे दौड़ता है, इसलिए ग्लिसियो उसे आसानी से कुछ बोलास के साथ पकड़ लेता है और गैंडा उसे अपने सींग से मार देता है। फिर हैनो अपने हाथों से कुछ मिट्टी चलाता है, जो लुसिला को उसके पूर्व प्रेमी मैक्सिमस की याद दिलाता है, जो पहली फिल्म का नायक था। वह गैंडे पर भी कुछ मिट्टी फेंकता है ताकि ध्यान भटक सके और रास्ते से कूद जाता है, जिससे जानवर दीवार से टकरा जाता है। ग्लिसियो गैंडे से गिर जाता है और घायल हो जाता है, लेकिन वह अभी भी चल सकता है और हैनो के पीछे जाता है। जब पुरुष लड़ते हैं और एक दूसरे को पीटते हैं, गेटा को वह उद्धरण याद आता है जो हैनो ने पार्टी में साझा किया था और लुसिला इसे एक और सुराग के रूप में लेती है। हैनो और ग्लिसियो जोरदार तरीके से लड़ाई जारी रखते हैं, जो भी हथियार उन्हें अखाड़े के आसपास मिल सकता है उसका उपयोग करते हुए। जब ग्लिसियो हैनो को गिराने में सफल होता है तो कैराकल्ला खून का चुनाव करता है, लेकिन लुसिला दया की मांग करती है। गेटा हैनो को बख्शने के लिए अंगूठा ऊपर करता है, जो कहता है कि वह रोमन से दया नहीं चाहता और फिर से लड़ाई शुरू कर देता है। सिर्फ कुछ ही चालों में वह ग्लिसियो को छुरा घोंपने में सफल हो जाता है और भीड़ मार डालो का नारा लगाती है। इस बार गेटा अपना अंगूठा नीचे करता है और हैनो 2 तलवारों से ग्लिसियो का सिर काट देता है। अब भीड़ और यहाँ तक कि अन्य गुलाम भी हैनो का नाम पुकारते हैं। ग्लैडिएटर्स के क्वार्टर में रवि हैनो के घावों की देखभाल करते हैं। लड़ाई के बाद लुसिला अपने निजी क्वार्टर में जाती है और आज देखे गए सुरागों को एक साथ जोड़ती है। उद्धरण और दौड़ती हुई मिट्टी इस बात की पुष्टि करते हैं कि हैनो लुसिला का बेटा है, जो उसने मैक्सिमस के साथ किया था। जब लुसिला बच्ची थी, वह सिंहासन का एकमात्र वैध उत्तराधिकारी था, इसलिए लुसिला ने उसे उन लोगों से बचाने के लिए दूर भेज दिया जो उसे सत्ता के लिए मारना चाहते थे। लुसिला रोती है जब उसे एहसास होता है कि उसका बेटा आ गया है। वह मैक्रिनस को भोजन के लिए बुलाती है। वह सामान्य दिखने की कोशिश करती है जब वह उसके गुलामों के बारे में पूछती है, लेकिन मैक्रिनस समझ सकता है कि वह कुछ छिपा रही है। बाद में मैक्रिनस इधर उधर पूछताछ करता है और पता चलता है कि लुसिला का एक बेटा था जो गायब हो गया था। अफवाहें थीं कि लुसिला के दिवंगत पति उस लड़के के पिता नहीं थे, क्योंकि उन्हें पुरुषों की संगति पसंद थी। यह जानकारी मैक्रिनस को चीजों को जोड़ने में मदद करती है। शाम को लुसिला एक गुप्त सुरंग के माध्यम से भाग जाती है और एक सीनेटर मित्र से मिलती है, जो उसे ग्लैडिएटर की कोठरियों में चुपके से ले जाता है। हानो खुलासा करता है कि उसे उसकी और उसका असली नाम याद है, लेकिन वह कहता है कि लुसिला मर चुकी है और अब वह केवल हानो है। लुसिला खुद को समझाने की कोशिश करती है, हालांकि हानो गुस्से में उस पर चिल्लाता है और उसे बाहर निकाल देता है। जब लुसिला घर लौटती है तो वह अकासियस को बताती है कि उसका बेटा जीवित है और उसकी मदद की भीख मांगती है, जिसे एक नौकरानी सुन लेती है। अगली सुबह हानो अन्य दासों के साथ प्रशिक्षण कर रहा है, लेकिन विगो अभी भी नाराज है और समूह को भेज देता है ताकि हानो अकेले ही रोइंग तंत्र को संभाले। दिन के अंत में हानो के हाथ कच्चे हो जाते हैं, इसलिए रवि उनकी देखभाल करता है और अपनी कहानी साझा करता है। रवि एक स्वतंत्र व्यक्ति है और वह पहले ही अपने देश लौट सकता था, लेकिन उसने एक महिला से मुलाकात की, इसलिए उन्होंने रोम में एक नई जिंदगी शुरू की। अगली ग्लैडिएटर लड़ाई जहाजों पर होगी। अखाड़ा पानी से भरा हुआ है और उसमें कुछ शार्क तैर रही हैं। विरोधी जलते हुए तीरों से हमला करते हैं और जब भी कोई व्यक्ति तीर से घायल होता है, उसका शरीर पानी में गिर जाता है और शार्क का भोजन बन जाता है। हानो अपनी टीम से कहता है कि वे चप्पू चलाते रहें और जब वे दूसरे जहाज के काफी करीब होते हैं तो वे उनके चप्पू नष्ट कर देते हैं। तीर उड़ते रहते हैं और कुछ और लोगों को मार देते हैं, लेकिन इससे हानो के लोग चप्पू चलाना कभी नहीं रोकते। चूंकि उनके दुश्मन बिना चप्पू के नहीं चल सकते, हानो का जहाज आगे बढ़ता है और सीधे दूसरे जहाज से टकरा जाता है, उसे बीच से तोड़ देता है। फिर हानो और उसके लोग दुश्मन के जहाज पर कूद जाते हैं और उन्हें एक एक करके मारना शुरू कर देते हैं। जैसे ही टूटा हुआ जहाज दीवार से टकराता है और अधिक शरीर पानी में गिर जाते हैं, जिससे हानो मुख्य सीटों के पास आ जाता है। वह एक क्रॉसबो पकड़ता है और अकासियस पर निशाना साधता है, लेकिन एक योद्धा उसे आखिरी क्षण में धक्का दे देता है और उसका निशाना चूक जाता है। तीर जुड़वां भाइयों के बीच में जाकर लगता है, जो सोचते हैं कि यह एक व्यक्तिगत हमला था। लड़ाई के बाद गुलाम फिर से हानो का नाम पुकारते हैं। विगो हानो को उसके क्रॉसबो के चाल के लिए डांटने आता है, लेकिन हानो कहता है कि विगो को खुश होना चाहिए कि तीर उसके लिए नहीं था। इस बीच लुसिला की नौकरानी थ्रॉक्स के साथ सभी रहस्य साझा करती है। बाद में मैक्रिनस थ्रॉक्स के घर आता है ताकि उनकी शर्तों से मिली सारी धनराशि ले सके, इशारा करते हुए यह अब उसका घर है। पैसे थ्रॉक्स उसे रहस्य देता है। विद्रोही जुड़वां भाइयों को गद्दी उतारने की योजना है। उस योजना को तब तक टाला गया है जब तक एक विशेष ग्लैडिएटर को अखाड़े से बचाया नहीं जाता।
उस रात महल के सैनिक लुसिला को उसके घर से ले जाते हैं। ग्लैडिएटर के क्वार्टर में अकासियस और उसके लोग हानो को बचाने के लिए चुपके से अंदर घुस रहे हैं। हालांकि सम्राट के सैनिक पहले से ही तैयार हैं और अकासियस को पकड़ने से पहले उन लोगों को तीरों से जल्दी से मारने के लिए इंतजार कर रहे हैं। जोड़े को जुड़वां भाइयों से मिलने के लिए ले जाया जाता है और गेटा उन्हें उनके विश्वासघात के लिए डांटता है, केवल अकासियस के उस पर हंसने के लिए। यह कैराकल्ला को क्रोधित कर देता है, जो एक तलवार पकड़ता है और अकासियस को मारने की कोशिश करता है। गेटा उसे तुरंत रोक देता है, यह कहते हुए कि सजा सार्वजनिक होनी चाहिए। जब जोड़े को एक कोठरी में ले जाया जाता है, मैक्रिनस यह इंगित करता है कि क्रूज पर चढ़ाना चोरों के लिए है और अकासियस एक नायक है। इसलिए अगर सम्राट नागरिकों की अच्छी नजर में रहना चाहते हैं तो अकासियस को अखाड़े में भेजना एक बेहतर विचार होगा। अगले दिन रॉबी हन्नो को ग्लैडिएटर चैंपियंस के मंदिर को दिखाता है और हन्नो देखता है कि मैक्सिमस का नाम खरोंच दिया गया है। लेकिन मैक्सिमस की कब्र में उसकी कवच और तलवारें अभी भी अच्छी स्थिति में रखी गई हैं। दीवार पर हन्नो पढ़ता है, हम इस जीवन में जो करते हैं वह अनंत काल में गूंजता है। अगली ग्लैडिएटर लड़ाई के लिए मुख्य सीटों की सुरक्षा के लिए अतिरिक्त सैनिक तैनात हैं और लुसिला को बेड़ियों में रखा गया है। अकासियस पहला ग्लैडिएटर है और उसे प्रेटोरियन गार्ड के सैनिकों के खिलाफ लड़ना होगा। इतने सारे विरोधियों का सामना करना आसान नहीं है और अकासियस को कुछ बार चोट लगती है, लेकिन वह अभी भी एक शानदार योद्धा है और अपनी तलवार से हर सैनिक को मारने में सफल होता है। इसके बाद हन्नो को भेजा जाता है और वह अकासियस से लड़ना शुरू करता है, जिससे भीड़ को समझ नहीं आता कि किसके लिए जयकार करे। दोनों व्यक्ति उत्कृष्ट योद्धा हैं और लड़ाई कुछ समय तक चलती रहती है बिना जल्द खत्म होने के संकेत के। अकासियस थक कर हन्नो से कहता है कि वह उसकी पहचान जानता है और आत्मसमर्पण में तलवारें गिरा देता है और हाथ उठाता है। पर हन्नो तलवार उठाए, अकासियस बताता है कि वह लुसिला से प्यार करता है और मैक्सिमस के लिए मरने को तैयार था। यह देखकर हन्नो भी अपनी तलवार गिरा देता है और सम्राट गुस्सा हो जाते हैं, इसलिए वे तीरंदाजों को फांसी की प्रक्रिया शुरू करने का आदेश देते हैं। तीर तुरंत अकासियस को मार देते हैं और हन्नो भीड़ से पूछता है कि क्या रोम अपने नायकों के साथ ऐसा व्यवहार करता है, क्योंकि तब नागरिकों को और भी बुरा व्यवहार मिलने की उम्मीद करनी चाहिए। फिर भीड़ सम्राटों को बू करने लगती है और गार्ड्स लोगों को पीछे रखते हैं, जबकि उनके नेता कोलोसियम छोड़ देते हैं। शाम को मैक्रिनस हन्नो से मिलने आता है, यह पूछने के लिए कि उसने अकासियस को क्यों जीवित रहने दिया। हन्नो समझाता है कि एक बेहतर रोम बनाना संभव है, लेकिन मैक्रिनस सोचता है कि यह एक असंभव सपना है और हन्नो को याद दिलाता है कि वह सिर्फ एक उपकरण है। सड़कों पर नागरिक दंगा कर रहे हैं और हर जगह आग लगा रहे हैं क्योंकि वे जुड़वां भाइयों के सिर की मांग कर रहे हैं। सैनिक उन्हें रोकने की कोशिश करते हैं, लेकिन भीड़ उनसे लड़ती है और अपनी संख्या से उन्हें पराजित कर देती है। रोमन कक्षों में गेटा और कैराकल्ला इस बात पर बहस करने लगते हैं कि क्या करना है और कैराकल्ला हर चीज के लिए गेटा को दोषी ठहराता है, जो जवाब में अपने भाई के चेहरे पर पानी फेंकता है। कैराकल्ला बाहर निकल जाता है और मैक्रिनस उसे प्रभावित करने पीछे जाता है। वह कहता है कि गेटा सबके लिए कैराकल्ला को दोषी ठहराएगा, इसलिए कैराकल्ला को उसका सामना करना चाहिए। साझा करने से तंग आकर कैराकल्ला एक ब्लेड पकड़ अपने भाई के हाथ को काट देता है। गेटा कैराकल्ला को याद दिलाता है कि वह उससे प्यार करता है, जिससे कैराकल्ला हिचकिचा जाता है। मैक्रिनस कैराकल्ला के पीछे प्रकट होता है, गेटा की गर्दन पर वार करता है। सुबह में लुसिला हन्नो से मिलने जाती है और उसे मैक्सिमस की अंगूठी देती है। हन्नो संवेदनाएं साझा कर गले मिलते हैं। इस बीच कैराकल्ला सिंहासन पर कब्जा कर लेता है और घोषणा करता है कि उसका बंदर उसका पहला कौंसल होगा, जबकि मैक्रिनस उसका दूसरा होगा। मैक्रिनस गेटा का सिर सीनेटरों के सामने प्रस्तुत करता है और समझाता है कि उसे उनकी सरकार की रक्षा के लिए अधिक शक्ति की आवश्यकता है, इसलिए वे उसे प्रेटोरियन गार्ड का नेता बनाने के लिए मतदान करते हैं। इसके बाद मैक्रिनस लुसिला से मिलने जाता है और उसे बताता है कि वह उसके पिता के लिए एक गुलाम हुआ करता था और अब वह खुद सम्राट बनकर शाही वंश को समाप्त करने की योजना बना रहा है। उसी समय हन्नो रवि को अंगूठी देता है, उसे ऑस्ट्रिया में अकासियस की सेना तक ले जाने के लिए कहता है। जाने से पहले रवि हन्नो को सेल की चाबियां देता है। अगले दिन रवि को जनरल तक पहुंचने के लिए कुछ गार्ड से बचना पड़ता है, जो सुनते ही तुरंत मदद करने के लिए सहमत हो जाता है। अंगूठी रोम के राजकुमार लुसिला द्वारा भेजी गई थी। कोलोसियम में विगो घोषणा करता है कि यह हन्नो की आखिरी लड़ाई होगी और उसे स्वतंत्रता की लकड़ी की तलवार दिखाता है, जिसे वह अपनी मां की रक्षा करके जीत सकता है। अचानक हन्नो सेल का दरवाजा खोलता है और विगो को नीचे गिरा देता है, फिर धीरे धीरे उसे लकड़ी की तलवार से मार डालता है। अन्य गुलाम भी अपनी कोठरियों से बाहर आते हैं और जल्दी से उन सभी गार्ड्स को मार देते हैं जो उन्हें रोकने की कोशिश करते हैं। जब गुलाम रास्ता खोलते हैं, हन्नो अपने पिता की कब्र पर जाकर उनकी तलवार और कवच लेता है। उसके पास वह तीर है रशीद मारा था, वह उसे इंतजार करने के लिए कहता है। इसके बाद हन्नो गुलामों को एक प्रेरणादायक भाषण देता है। सभी अपनी स्वतंत्रता के लिए लड़ने के लिए सहमत होते हैं। फिर वह अखाड़े में प्रवेश करता है और लुसिला को एक खंभे से बंधा हुआ पाता है। विद्रोही सीनेटरों से घिरी हुई है, जबकि उसका नाम चिल्ला रही है। रोमन सैनिक भी अखाड़े में प्रवेश करते हैं और उन्हें हूट करती है, लेकिन इससे पहले कि वे हमला कर सकें, गुलाम हन्नो की मदद करने के लिए संख्या में दौड़ पड़ते हैं।
जैसे ही एक भयंकर लड़ाई शुरू होती है, कैराकल्ला उत्साहित हो जाता है, लेकिन मैक्रिनस निराश होता है और एक कमांडर से घुड़सवार सेना को बुलाने के लिए कहता है। हालांकि यह नहीं किया जा सकता क्योंकि घुड़सवार सेना शहर की रक्षा कर रही है, क्योंकि अकातियस की पुरानी सेना ऑस्ट्रिया से आकर आक्रमण करने वाली है। वे फिर भी कुछ सैनिकों को भेजने में सफल होते हैं, जो जल्द ही अखाड़े में प्रवेश करते हैं और बिना दया के गुलामों और सीनेटरों दोनों को मारना शुरू कर देते हैं। भीड़ घबरा जाती है और एक गार्ड तीर चलाता है, जिससे एक दर्शक की मौत हो जाती है। यह आखिरी बूंद है और अब भीड़ दंगा शुरू कर देती है, दीवारों से सैनिकों को धक्का देते हुए, लेकिन इस प्रक्रिया में और अधिक नागरिकों को खोते हुए। जब हर कोई विचलित होता है, मैक्रिनस इस मौके का फायदा उठाकर कैराकल्ला को मारने के लिए उसके कान में एक बोडकिन डाल देता है। अखाड़े में पर्याप्त सैनिक मारे जा चुके हैं, जिससे एक रास्ता बन जाता है और हन्नो अपनी मां को बचाने की कोशिश करता है। उसी क्षण मैक्रिनस एक तीर चलाता है जो लुसिला के दिल को भेद देता है, इसलिए वह मरने से पहले हन्नो को अपनी अंतिम प्रोत्साहन भरी बातें कहती है। इसके बाद मैक्रिनस एक घोड़े पर सवार होकर फाटक पर सेना से जुड़ने के लिए निकल जाता है, इसलिए हन्नो उसका पीछा करने के लिए एक घोड़ा चुरा लेता है। कुछ मिनट बाद प्रेटोरियन गार्ड अकात्सियस की सेना से मिलती है, जिसका नेतृत्व रवि कर रहे हैं। शहर के बाहर हन्नो मैक्रिनस के सामने आता है और खुद को लुसिला के रूप में पेश करता है, जो सिंहासन का असली उत्तराधिकारी है। वह मैक्रिनस को उसके घोड़े से गिराने के लिए धक्का देता है और दोनों तलवारों से लड़ाई शुरू कर देते हैं। मैक्रिनस एक भयंकर प्रतिद्वंद्वी साबित होता है, जो हन्नो की तलवार तोड़ने में सफल हो जाता है और उसके चेहरे पर मिट्टी फेंककर उसे भ्रमित रखता है। फिर मैक्रिनस हन्नो को नदी में धकेल देता है और वार करना शुरू करता है, लेकिन तलवार कवच पर टकराकर उछल जाती है। हन्नो खुद को फिर से परलोक में देखता है और अपनी मां के अंतिम शब्दों को याद करता है, फिर नई ताकत के साथ उभरता है। वह मैक्रिनस को घूंसा मारता है और अपनी तलवार वापस लेकर उसका हाथ काट देता है, फिर उसके पेट पर वार करता है, जिससे अंततः उसकी मौत हो जाती है। शरीर के बह जाने के बाद हन्नो सेनाओं को अपने दादा के परिपूर्ण रोम के सपने की याद दिलाता है। सभी सैनिक समर्थन दिखाने के लिए नारे लगाते हैं और सहमति जताते हैं कि अब और नहीं लड़ेंगे। उस रात लुसिला अखाड़े में जाती है और लुसिला के खून का कुछ हिस्सा लेती है, फिर अपने पिता के नाम पर कुछ मिट्टी उठाती है। सुनिश्चित करें कि आप सब्सक्राइब करें और नोटिफिकेशन चालू करें ताकि आप इस तरह के और वीडियो देख सकें। देखने के लिए धन्यवाद।